हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 23 अक्टूबर 2020 और स्वागत है आपका प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आपको कोई भी पीडीएफ्स अगर डाउनलोड करने होते हैं इन वीडियोस से रिलेटेड तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली आईएएस नथिंग एल्स से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आपको टेलीग्राम पर जाना है और वहाँ पर ओनली आईएएस नथिंग एल्स सर्च करना है। ये इमेज आप ज़रूर से देखिएगा। ये इमेज का जो भी चैनल होगा आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सभी पीडीएफ्स वहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगे। सबसे पहला आर्टिकल हमारा ओसिरिस रेक्स से रिलेटेड है। ये नासा का एक स्पेस क्राफ्ट है। इसका बेसिक मिशन क्या था कि अर्थ से इनको जाना है सबसे पहले एक एस्टेरॉइड पर जो अर्थ के पास में हो। ये एस्टेरॉइड से इनके लेयर का कुछ एक सैंपल मतलब जो रॉक मटेरियल होगा उसका एक सैंपल कलेक्ट करना है और वापस घूम के अर्थ पे आना है। तो ये पूरा एक राउंड ट्रिप है इनका, मतलब जाना भी है और आना भी है। अभी फिलहाल ओसिरिस रेक्स ने बेनू एस्टेरॉइड के सरफेस से वो डस्ट और रॉक का सैंपल कलेक्ट कर लिया है, इसीलिए ये न्यूज़ में रहा था। अब ये वापस घर को लौटेगा। बोला जा रहा है कि 2023 मतलब 2023 तक ये वापस अर्थ पर आ जाएगा। इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा? देखो, सिग्निफिकेंस वही है जैसे कि अर्थ का ओरिजिन हम लोग हमेशा पढ़ने की कोशिश करते हैं। अर्थ कैसे ओरिजिनेट हुआ या फिर यहाँ पर लाइफ का ओरिजिनेशन कैसे हुआ, इन सब क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए या फिर थोड़े और सबूत इकट्ठा करने के लिए हम लोग दूसरे दूसरे ऐसे पास वाले एस्ट्रॉइड्स का भी सहारा ले सकते हैं। क्योंकि ये जो बेनू एस्ट्रॉइड है ये भी लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स पुराना है, अर्थ के जितना ही है लगभग। इसीलिए ये देखा जा रहा है कि अगर यहाँ से एक सैंपल कलेक्ट होके आ जाए तो हम थोड़ा सा पता लगा सकते हैं कि भाई प्लैनेट कैसे ओरिजिनेट हुआ था, सोलार सिस्टम का इवोल्यूशन कैसे था, यहाँ पर जो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने वो कैसे बने। मतलब इन सब के बेसिस पे थोड़ा थोड़ा स्टडी कंडक्ट करने के एक प्रयास किया गया है। एस्ट्रॉइड बेनू की बात करें तो ये जो वर्ड बेनू है ना, ये नाम एक इजिप्शियन डीटी है, वहाँ पर पूजा होती है, सन गॉड से रिलेटेड है ये। वहाँ पर इनको ग्रे हेरॉन से डिपेक्ट किया जाता है। ग्रे हेरॉन जो है ना एक बर्ड है जिसकी गर्दन बहुत लंबी होती है, ठीक, ऐसा कुछ है। यहाँ पर एस्ट्रॉइड जो डिस्कवर किया गया कि हाँ भाई ये बेनू एस्ट्रॉइड है, इसको 1999 में डिस्कवर किया गया था। और यहाँ पर एक नासा के द्वारा फंडेड लिंकन नियर अर्थ एस्ट्रॉइड रिसर्च टीम थी, उन्होंने ही इसको डिस्कवर किया था। और ये बोला जा रहा है कि 4.5 बिलियन साल पुराना है, तो ये अर्थ के छोटे छोटे डिटेल्स को पता करने में बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है। अगला आर्टिकल हमारा एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इस इंडेक्स को जारी किया। बात करते हैं एनीमिया की। सबसे पहले ये जो वर्ड एनीमिया हम बार बार सुन रहे हैं, एनीमिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हमारे बॉडी के अंदर के जो भी हेल्दी रेड ब्लड सेल्स मतलब आरबीसीज होते हैं वो कम होने लगते हैं या फिर डैमेज होने लगते हैं बहुत तेज़ी से। अब चूंकि आरबीसी ही ऐसा ब्लड है जो कि ऑक्सीजन कैरी करता है हमारे पूरे बॉडी में, अब इससे प्रॉब्लम ये होती है कि प्रॉपर ऑक्सीजन हमें मिल नहीं पाता है, जिससे कि बॉडी के अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं ना वो कमज़ोर हो जाते हैं या डैमेज होने लगते हैं। इसीलिए क्या होता है, जो भी पेशेंट एनीमिक होता है वो बहुत जल्दी थक जाता है, बहुत कमज़ोर महसूस करता है। ये आयरन डेफिशिएंसी के कारण हो सकता है। और दूसरे फॉर्म ऑफ एनीमिया ऐसे भी हैं जो कि बहुत कम से लेके बहुत सीवियर सिचुएशन तक ले सकते हैं। कुछ एनीमिया थोड़े समय के लिए आता है, लेकिन कुछ एनीमिया परमानेंट होता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी आ सकता है। इसके सिम्टम्स क्या होंगे? थकान होगा, थोड़ी स्किन अलग तरीके से दिखती है, थकी हुई सी, ब्रेथ बहुत कम ले पाते हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, क्योंकि ऑक्सीजन तो पूरा बॉडी में पहुंच नहीं पा रहा है, इसीलिए सिरदर्द भी होगा, चक्कर जैसा भी आता है और हार्ट बीट तेज भी हो सकती है। अगला आर्टिकल हमारा कोविरैप टेस्टिंग से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोविड-19 के डायग्नोसिस के लिए एक लो कॉस्ट मैकेनिज्म को अप्रूवल दिया है। इस पूरे डायग्नोस्टिक मेथड का नाम है कोविरैप। कोविरैप एक क्यूबॉइड शेप्ड पोर्टेबल टेस्टिंग डिवाइस है। आप यहाँ पर देखिए, ये मैडम के पास ये ग्रीन कलर का जो डब्बा दिख रहा है ये कोविरैप टेस्टिंग किट है। यहाँ पर होता क्या है कि मान लो हमारे पास जो भी सैंपल है, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये जो कोविरैप टेस्टिंग है ये आईआईटी खड़गपुर ने बनाया है। अब जो भी हमारे पास सैंपल कलेक्ट करते हैं ना हम, उसमें हम लोग एक सॉल्यूशन मिलाते हैं जो कि इसी आईआईटी टीम ने डेवलप किया है। उसके बाद इसमें हम लोग आइसोथर्मल न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन मेथड लगाते हैं।
इसका मतलब कुछ है नहीं खास। आइसोथर्मल से आप ये समझिए कि इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाएगा और ये जो सैंपल कलेक्ट हुआ है इसके अंदर के न्यूक्लिक एसिड को हम थोड़ा सा एक्सपैंड करके देखना चाहते हैं, जिससे कि जो भी हम टेस्ट कंडक्ट करें वो आसानी से हो जाए। इससे क्या होगा कि जब एक बार सॉल्यूशन पूरा गर्म हो गया, उसके ऊपर हम लोग जैसे पेपर स्ट्रिप जैसी कुछ चीज़ें होती हैं उससे उसको डिप करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट है। नॉर्मली जैसे प्रेगनेंसी किट में जो स्ट्रिप्स आती हैं उसको हम लोग देखते हैं, एक लाइन बन गई, दो लाइन बन गई, उससे प्रेगनेंसी टेस्ट होता है। सिमिलर फॉर्म है इसी तरीके से कोविरैप टेस्टिंग किट का भी। तो ये कलर्ड लाइंस जब आती हैं ये बताती हैं कि हाँ भाई आपको कोविड-19 हो चुका है। तो इसीलिए वायरस है या नहीं है इस तरीके से समझा जा सकता है। ये काफ़ी सस्ता है सबसे पहली बात तो। जैसे कंपेयर करें आरटी-पीसीआर वगैरह का, तो ये सब बहुत महंगे डिवाइसेस हैं। इनको ऑपरेट करने के लिए भी आपको कुछ एक पर्टिकुलर स्किल सेट होना चाहिए। बट ये कोविरैप टेस्टिंग वगैरह के लिए ऐसा कुछ भी ज़रूरत नहीं है, बहुत चीप है। और बोला जा रहा है बल्क प्रोडक्शन करेंगे तो 500 रुपये में ये किट मिलने लगेगी, तो कोई भी लेके इसको यूज़ कर सकता है यूजुअली। अगला आर्टिकल हमारा नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM के थर्ड फेज को अनाउंस किया है और उन्होंने बोला है कि भाई जनवरी 2021 तक आते आते हम लोग अपने देश में जो कंप्यूटिंग की स्पीड है ना उसको लगभग 45 पेटाफ्लॉप्स कर देते हैं, ऐसा इनका अनुमान लगाना है। देखो NSM जो है वो बेसिकली मीटी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दोनों साथ मिलकर इसको चलाते हैं। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC पुणे का और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलुरु, ये दोनों मिलकर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग इंडिया के अंदर ऐसा सुपर कंप्यूटिंग स्पीड लेके आएँ कि पूरे वर्ल्ड में सुपर कंप्यूटिंग के लीडर्स बन जाएं हम। इंडिया के पास ऐसी कैपेसिटी होनी चाहिए जिससे कि हम लोग नेशनल लेवल के कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर ग्लोबल लेवल के कोई भी चैलेंजेस हों उनको हम लोग बहुत तेज़ी से सॉल्व कर सकें। यहाँ पर बेसिक टारगेट ये होगा कि हम लोग थोड़े टेराफ्लॉप्स की स्पीड से स्टार्ट करेंगे और हंड्रेड्स ऑफ टेराफ्लॉप्स की सुपर कंप्यूटिंग स्पीड को अचीव करने की बात करेंगे। कुछ ऐसे 3 सिस्टम्स बनाएंगे जिसमें हम लोग 3 पेटाफ्लॉप्स तक की स्पीड को भी हम लोग पहुंच जाएं, मतलब इसको भी बना लें। इसके लिए बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि 2022 तक अपने देश के लिए ये सारी चीज़ें बनाने को तैयार हैं और इस पर लग चुके हैं। बेसिकली इस पूरे मिशन के बाकी जो 2 और चरण थे उनके अचीवमेंट्स की बात करें तो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर इंडिजिनियसली असेंबल किया गया था जिसका नाम था परम शिवाय। इसको IIT BHU में इंस्टॉल किया गया है। इसके अलावा 2 सिमिलर सिस्टम्स थे जिनका नाम था परम शक्ति और परम ब्रह्मा। इनको इंस्टॉल किया गया था IIT खड़गपुर और IISER पुणे में। अगला आर्टिकल हमारा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 को अमेंड करते हुए ये बोला है कि अब वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल होना चाहिए। ये देखो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो है ये बेसिकली पुराने ज़माने के डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड को रिप्लेस करेंगे। इनका बेसिक मकसद ये होगा कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए हम प्लान कर पाएँ, साथ ही साथ कितना खर्चा कर सकते हैं, किस सेक्टर में कर सकते हैं इस प्लानिंग के लिए, ये सारी चीज़ें ये डिसाइड करते हैं। आप यूँ समझो कि ये जो DDC है ये जम्मू कश्मीर के अंदर एक गवर्नेंस का यूनिट है जिससे हम लोग डेवलपमेंट को सुनिश्चित कर सकते हैं। कॉम्पोजिशन की बात करें तो यहाँ पर कुछ हर डिस्ट्रिक्ट से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे। ऐसा बोला जा रहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो भी रूरल एरियाज़ हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए 14 लोग हर डिस्ट्रिक्ट से आएंगे। इनके अलावा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज चेयरपर्सन्स रहेंगे। साथ ही साथ सभी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स और डिस्ट्रिक्ट के पर्सन्स भी रहेंगे। टर्म की बात करते हैं तो यहाँ DDC का टर्म जो है वो 5 साल तक के लिए है। इसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और विमेन के लिए रिजर्वेशन की भी बात की गई है। यहाँ पर जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर हैं या फिर एडिशनल DC जिसको हम बोलते हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन जाएंगे DDC के। यहाँ पर जो पूरा काउंसिल है ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, इसको बोला गया है कि भाई 1 साल में आप कम से कम 4 बार तो मिल ही लो, मतलब क्वार्टरली आप 4 बार मिल लो, एक बार हर क्वार्टर में 1 बार तो एटलीस्ट मिलो। इसके अलावा अगर हम ये देखें कि ये जो DDC के इतने मेंबर्स हैं वो 14 हर डिस्ट्रिक्ट से आएंगे,
इन लोग को इलेक्ट कौन करेगा? तो ये डायरेक्टली इलेक्टेड हैं, जो भी यूनियन टेरिटरी के वोटर्स होते हैं ना, वो इनको डायरेक्टली इलेक्ट करेंगे। अगला आर्टिकल हमारा आज़ाद हिंद गवर्नमेंट से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में आज़ाद हिंद गवर्नमेंट का 77th एनिवर्सरी इस पूरे अक्टूबर मंथ 2020 में मनाया जा रहा है। आज़ाद हिंद गवर्नमेंट नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1943 में सिंगापुर के अंदर में बनाया गया था। इस पूरे आज़ाद हिंद गवर्नमेंट को बनाने के लिए एक्सिस पावर्स, जिसमें जापान, जर्मनी, इटली और इनके एलाइज साथ दे रहे थे। इस आज़ाद हिंद गवर्नमेंट को हम लोग अर्जी हुकूमत आज़ाद हिंद भी बोलते थे। इसको बेसिकली इसलिए बनाया गया था क्योंकि आप सभी को पता भी है कि हमारे नेताजी जो थे, उनको ये कभी फीलिंग नहीं आती थी कि हम ब्रिटिशर से केवल बातचीत करके देश में आज़ादी पा सकते हैं। उनको लगता था कि एक आर्म्ड स्ट्रगल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब एक ऐसी चीज़ हो जिसमें हमारा खुद का एक सेना हो, एक आर्मी हो, जो कि ब्रिटिश आर्मी से लड़ाई करे और हम जीत जाएं, क्योंकि बहुत सारे तो ब्रिटिश आर्मी में भी इंडियंस ही थे। तो इन्होंने एक आर्मी बनाने की ठानी। अब यहाँ पर इंडियन नेशनल आर्मी या फिर आज़ाद हिंद फौज जो था, वो एक्स प्रिजनर्स को कलेक्ट कर रहा था। मतलब कि जो मलेशिया और म्यांमार रीजन में ऐसे इंडियन सोल्जर्स थे जिनको वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश के साइड से कहीं पर भी भेज दिया गया, और वहाँ पर फिर उनको लगा अच्छा तुम हमारे देश को कब्जा करने आए हो, हम तुम्हें बंदी बना लेंगे। वहाँ पर इंडियन सोल्जर्स को बंदी बना लिया गया। तो नेताजी ने उनसे अलग तरीके से बात किया और बोला कि इसको हम लोग ब्रिटिशर से खिलाफ यूज़ करना चाहते हैं इन लोगों को। तो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, POW। तो इन लोग को मिला के ये आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। इस पूरे के पूरे प्रोविजनल गवर्नमेंट में बोस साहब जो थे ना, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये प्राइम मिनिस्टर भी थे, मतलब हेड ऑफ स्टेट। साथ ही साथ ये वॉर के मिनिस्टर भी थे और फॉरेन अफेयर के भी मिनिस्टर यही थे। साथ ही साथ विमेन ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर रही थी कैप्टन लक्ष्मी। पब्लिसिटी और प्रोपेगेंडा विंग को हेड कर रहे थे S.A. अय्यर, और सुप्रीम एडवाइजर जो थे वो थे रास बिहारी बोस जी। की फीचर्स की बात करें, आज़ाद हिंद गवर्नमेंट का खुद का अपना कोर्ट हुआ करता था, सिविल कोड इनके खुद थे, इवन करेंसी भी इन्होंने खुद की बना रखी थी। प्रोविजनल कैपिटल इनका पोर्ट ब्लेयर था। बाद में कुछ समय के लिए टेम्पररीली रंगून और सिंगापुर में भी रखा, बट बाद में ये इनका थॉट था कि हम अपने देश में आके इसको वापस से कैपिटल बनाएंगे। इस गवर्नमेंट का अंत कैसे हुआ? देखो क्या हुआ था कि अंडमान एंड निकोबार में भी ये प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाने की बात हुई थी, जापान ने जब इसको ऑक्युपाई किया था। लेकिन 1945 में वापस से ब्रिटिशर्स ने इस आइलैंड को रीऑक्युपाई कर लिया। साथ ही साथ बोस जी का जो डेथ था और एक्सेस पावर की डिफीट जो इनको सपोर्ट कर रही थी, वो भी वर्ल्ड वॉर 2 में इवेंचुअली धीरे धीरे खत्म होती गई, और साथ के साथ में आज़ाद हिंद गवर्नमेंट भी खत्म हो गया। फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। अर्जी हुकूमत आज़ाद हिंद, उसका अपना खुद का कोड, सिविल कोड और करेंसी था क्या? बिल्कुल था, ट्रू। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है ये इंडिया को वन ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स बनाएगा सुपर कंप्यूटिंग में, बिल्कुल सही, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। ओसिरिस रेक्स जो है ये नासा का मार्स स्टडी करने के लिए गया है, नहीं, ये एक एस्ट्रॉइड है बेनू, उसके सैंपल कलेक्ट करने गया है, रॉक सैंपल, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अनीमिया जो है वो आयरन डिफिशियंसी से होता है, बिल्कुल सही है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स, इसमें मेंबर्स को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है वोटर्स के द्वारा, नहीं, डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन उन सब के लिए जिसको ये नहीं पता है कि 14 अक्टूबर से कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू मेंस के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू प्रीलिम्स और एक कंप्लीट पैकेज आपके यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू यूपीएससी के नाम से ये बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं video.onlyis.in पे। तो आप एक बार ज़रूर से विजिट करें, सैम्पल लेक्चर्स जिनको देखने हैं वो देख लें। इसके अंदर एक कंप्लीट सॉल्यूशन है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जिसके अंदर सभी प्रकार के प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज़ और आपके मटेरियल्स शेयर किए जाएंगे। स्टडी मटेरियल्स, वीडियो लेक्चर सीरीज़, टेस्ट सीरीज़ का एक छोटा सा पोर्शन, मेंस की टेस्ट सीरीज़, ये सभी चीज़ें इन कोर्सेज में इंक्लूड है। इसके अलावा इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी गाइडेंस आपको ज़रूरत होगी ऑनलाइन ऑफलाइन, वो सब चीज़ें इसमें प्रोवाइड की जाएंगी। तो एक बार ज़रूर से विजिट करिएगा video.onlyis.in जिनको भी इसकी ज़रूरत है। तो बस आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।